धन्यवाद इंदु जी और इस खूबसूरत मुलाकात के लिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि संस्कृत में एक बात कही जाती है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। जहाँ शब्द और अर्थ का सुंदर समन्वय हो वो काव्य है। और कविता में जहाँ शब्द रखा है तो ये सिर्फ शब्द की यात्रा नहीं है बल्कि उस अर्थ की यात्रा है, और अर्थ भी नहीं तो उस अर्थ के माध्यम से उस मर्म तक पहुंचने की यात्रा है। और जो उस मर्म तक पहुंच पाता है उसका नाम यतीन्द्र मिश्र हो जाता है। तो हमारे बीच हैं यतीन्द्र मिश्र, जिन्होंने न केवल शब्दों की बात की है, शब्दों की साधना की है, बल्कि सुर की साधना करने वाले व्यक्तियों पर भी अपने शब्द से बहुत कुछ उन पर कहा और लिखा है। और इसीलिए ऋग्वेद का कवि कहता है, स्वरश्च में शब्दश्च में, मुझे स्वर भी दो और मुझे शब्द भी दो, क्योंकि उन दोनों का अपना सामंजस्य, अपना समन्वय है। और यही वजह है कि यतीन्द्र मिश्र जी न सिर्फ कविताएं लिखते हैं बल्कि वे, जैसा कि इंट्रोडक्शन में भी कहा, लता मंगेशकर पर बात करते हैं, बिस्मिल्लाह खान पर बात करते हैं, बेगम अख्तर पर बात करते हैं। तो यतीन्द्र जी जैसा कि कहते हैं कि धूमिल ने कहा कि कविता शब्दों में आदमी होने की तमीज़ है। क्या है कविता की भूमिका? बहुत धन्यवाद देवधर जी। ठीक है, आवाज आ रही है इस पे? नहीं सुन रहे हैं आप तक आवाज पहुंच रही है पीछे? सबसे पहले धन्यवाद पुणे लिटरेचर फेस्टिवल का। पूना कई बार आना हुआ, गाजा बाजा फेस्टिवल, FTII के फंक्शन और सवाई गंधर्व में, लेकिन पहली बार लिटरेचर फेस्टिवल में, तो इसके लिए मंजरी प्रभु जी का आभार। और जब ये सेशन बन रहा था तो मंजरी जी ने कहा कि एक अपनी कविता की लाइन दो, तो ऐसे ही अब्रप्टली याद आया कि कविता में जहाँ शब्द रखा है। अब आपने मुझे धूमिल तक पहुँचा दिया तो धूमिल जी से क्षमा याचना सहित वो कविता ही पढ़ देता हूँ जो मेरे लिए कविता का अर्थ है जी। कविता का शीर्षक था सम्मोहित आलोक। कविता में जहाँ शब्द रखा है, चिमटे से उठाकर वहां अंगारा रख दो। कविता में जहां शब्द रखा है, चिमटे से उठाकर वहां अंगारा रख दो। अर्थ के सम्मोहित आलोक में जहां मर्म खुलता दिखता हो, अर्थ के सम्मोहित आलोक में जहां मर्म खुलता दिखता हो, दीवट में उसके थोड़ा तेल भर दो। वाह। कुछ पल रुककर गौर से देखो उस तरफ, जो झिप रहा वह नेह भर बाती का उजाला है। नेह भर बाती का उजाला है। जो झिप रहा वो नेह भर बाती का उजाला है। जो चमक रहा वो सत्य की दिशा में खुलने वाला रास्ता है। क्या बात है। आपकी इस कविता से मुझे कविता की ही पंक्तियाँ याद आती हैं कि शब्द बताओ कहना क्यों है, शब्द बताओ सहना क्यों है, तुमने मुझको मैंने तुमको पहना क्यों है, तुम दो मुझको शब्द और मैं अर्थ तुम्हारा, तुम दो मुझको अर्थ और मैं ढूंढूं शब्द तुम्हारा। आपने कोशिश की है कि इस कविता के माध्यम से शब्द को खोजने की। और निस्संदेह जब हम कविता की बात करते हैं तो बहुत से संदर्भ जुड़ते जाते हैं। और आपने जिस ढंग से इस कविता में बात की है, हम ये चाहेंगे कि कविता का जो स्वरूप है, क्योंकि लगातार आप कविताएं भी लिख रहे हैं और स्वर और शब्द का अपना एक रिश्ता है, तो क्या हम थोड़ा सा स्वर और शब्द वाली बात भी कर लें, जहां आप बेगम अख्तर पर बात करते हैं, सोज और साज पर? सर देखिए, जहाँ तक मैं बात कहूँ, ये हमारे आज़ाद भारत की मतलब जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जब हमारे यहाँ नियम बनाए गए, जब नीतियाँ बनी, लिटरेचर को जब हमने एक तरीके से डॉक्यूमेंट किया, तब ये सब शुरू हुआ कि साहब ये साहित्य है, ये कला है, ये संगीत है, ये इसकी बात करेगा, वो उसकी बात करेगा।
आज से आप ज़्यादा पुराने नहीं, आप 400 साल पहले चले जाएं, 500 साल पहले चले जाएं, एक शब्द इस्तेमाल होता था वाग्यकार, वाग्यकार जी। जिसका अर्थ है बंदिश बनाने वाला। आप रामचरितमानस पढ़ें, आप विनय पत्रिका पढ़ें, आप कभी बच्चों तुम भी सुनना, कवितावली दोहावली सुने। तुलसीदास जी विनय पत्रिका लिख रहे हैं, जी। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। पहला पद है राग शंकरा। इसका मतलब क्या है? वो जब कविता लिख रहे हैं तो म्यूजिक के मीटर पे, ताल पे ये बता रहे हैं कि ये शंकरा राग में निबद्ध है। मीराबाई का कोई पद उठा लें, मीराबाई ग्रंथावली में, मीराबाई के फुटकर काव्य में जी। हर पद राग आधारित है। ऐसे ही हर पद आपके अमीर खुसरो कहते हैं, तमाम लोग कहते हैं। आप संस्कृत टेक्स्ट में चले जाएं, गीत गोविंदम उठाएं, जयदेव वसंत रागेण गीयते, वैरागी राग गीयते, गुड़क्री राग गीयते, हंसध्वनि राग गीयते। मतलब हंसध्वनि में ये गाया जाए, जरूरी नहीं कि आप गाएं। उन्होंने हंसध्वनि को सोच करके उस बंदिश का एक इनाम वो किया है। तो इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी कभी भी साहित्य, संगीत, कला से अछूती नहीं थी। सबका इंटरडिसिप्लिनरी आवागमन था, एक दूसरे के साथ आते जाते थे। वात्सायन कामसूत्र में कहते हैं उस समय की जो सबसे हाईएस्ट सभा थी वो कोई पॉलिटिकल सीनेट नहीं थी, वो सरस्वती मेला होती थी। और वो नगर के प्रमुख पंचायत में सरस्वती मेला बिठाते थे, जहाँ पे किसी भी बौद्धिक को आने के साथ, स्टूडेंट्स को आने के साथ, उस दौर की गणिका को जो राजनर्तकी है उसको भी आने का हुनर हासिल था कि वो भी आकर के सवाल कर सकती थी और उस विमर्श में शामिल हो सकती थी। दैट वाज डिनोटेड एज सरस्वती मेला। सरस्वती के ज्ञान के, अनुपलब्ध साहित्य के, ऐसे प्रचार के, ऐसे विचार के अन्वेषण का माध्यम ऐसा मेला, ऐसा एक तरीके रिपर्टरी, एक ऐसा जिसे आज हम लिटरेचर फेस्टिवल कहते हैं, वो लिटरेचर फेस्टिवल उस दौर में लगता था। तो मेरा ये मानना है कि मैं अपने को उसी परंपरा का एक बहुत छोटा सा पार्ट मानता हूँ। मेरे लिए सुर का संधान शब्द का संधान है, शब्द को समझना सुरीला होना है। एक बड़ी मज़ेदार व्याख्या है आचार्य कैलाश चंदेव बृहस्पति जी की, बहुत बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट हुए। उन्होंने कहा सरस्वती की अवधारणा क्या है? सरस्वती है वीणा पुस्तक धारणी। एक हाथ में वीणा, एक हाथ में पुस्तक। ज्ञान और लय और संगीत और जीवन से लबरेज जो एक स्त्री है, जो एक देवी है, वो सरस्वती है। बोले हुआ क्या? संगीत वालों ने और साहित्य वालों ने मिलकर सरस्वती को बीच में से काट दिया, डिवीजन कर दिया। साहित्य वाले पुस्तक लेके भाग गए और संगीत वाले वीणा लेके भाग गए। अब साहित्य नीरस हो गया, वहाँ संगीत नहीं रहा, और संगीत सुरीला तो रहा लेकिन वहाँ से ज्ञान हट गया। तो बोले कि यही हुआ समाज में, ये एक तोड़ने का क्रम चला। लिटरेचर या जहाँ पे बहुत हैवी कन्वर्सेशन होता है विचारों का, वहाँ रस नहीं है, और जहाँ सिर्फ रस की बात है वहाँ कोई ज्ञान की बात नहीं है। तो बोले कि ये जो कॉम्बिनेशन था भारतीय, ये हमने हटा दिया है, इसको जोड़ देना चाहिए। जब जुड़ा रहेगा तब दोनों साथ साथ चलेंगे। यतीन्द्र जी, आपने बहुत अच्छी बात की, और जब आपने सरस्वती की चर्चा की तो अब अगर भेद की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो मूल अवधारणा है, तो ऋषि ने ये गाया कि संगीतम अथ साहित्यम सरस्वत्या स्तनद्वयम एकम आपाद मधुरम द्वितीयम आलोचनामृतम। सरस्वती जो है वो एक तरफ पुस्तक जो आपने ज्ञान कहा, और दूसरी तरफ वीणा जिसे आपने मनोरंजन कहा या संगीत कहा, और दोनों की आराधना ऋषि कर रहा है और दोनों की अपेक्षा है उसको। और इसीलिए सरस्वती हमारे ज्ञान और मनोरंजन का प्रतीक है, और इसीलिए शब्द बना ज्ञान आनंद। ज्ञानानंद, आनंद भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। तो हमने एक सवाल आपसे किया था, आपने बहुत अच्छी उसके बाद व्याख्या की, और सवाल हमने सोज और साज की भी किए थे, क्योंकि अब हम पुणे में बैठे हैं। तो पूला देशपांडे ने कहा था कि बेगम अख्तर का जो गायन है वो वियोगिनी का गायन है, और उनका शब्द स्वर पर इस तरह गिरता है जैसे कि कोई आंसू
किसी कली पर टपके। क्या बात। पीएल देश पांडे साहब तो बहुत बड़े पुरोधा थे, उनको प्रणाम करता हूँ। उनका बहुत लिखा पढ़ा है, और ख़ास करके नाट्य संगीत को लेकर के और कुमार जी को लेकर के। मुझे लगता है कि बेगम अख्तर पे मैंने किताब इसलिए की कि मेरे घर में एक परंपरा थी। मैं जिस घर घराने से आता था, मेरे फोरफादर के ज़माने में वो दरबार गायिका होती थी। उन्होंने 7-8 साल वहाँ पर दरबार सजाया था। मेरी ग्रैंडमदर बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी उनकी, और वो कैसे उनके अंडर में संगीत सीखती थी, कैसे एटिकेट्स और मैनरिज्म आजकल हमें उसके क्लास लेने पड़ते हैं। उस ज़माने में जो आपकी गवर्नेंस होती थी, जो आपके यहाँ गाने वाले आते थे, जो आपको तालीम देते थे, वो आपको सारा एटिकेट सिखा देते थे। छुरी कांटा पकड़ने से लेके बात करने का ढंग, कपड़ा पहनने का ढंग, किससे कैसे मुखातिब होना है। तो वो सब मेरे बचपन में बहुत गहरे से दिमाग में पड़ा था। और ज़्यादातर वो एक अपना एक सोशल स्टिग्मा था ब्रिटिशर्स का, कि उन लोगों ने नॉच गर्ल्स कह के और ब्रॉथल का संगीत कह के और ये देवदासियों के और उन तमाम लोगों के बारे में बहुत ख़राब लेखन किया और उनको गलत ढंग से डिपिक्ट किया, डॉक्यूमेंट किया। जबकि उससे बिल्कुल उलट इन लोगों का मामला था। गजेटियर ही कहता है कि अर्ली इंडिपेंडेंस एरा के पहले प्रिंसली इंडिया में 3 तरह की महिलाएं होती थीं। जो सबसे हायर लेवल का जो उनका समाज था, जो सेल्फ ड्रिवन, ये आज विमेन लिबरलाइजेशन के युग में कहने की बात है, जो अपर क्लास को बिलोंग करती थी, दे वर नॉट द प्रिंसेस ऑफ एनी डायनेस्टी, वो कहलाती थी मालजादी। मालजादी कौन है? जो खुद से माल कमाती हैं, खुद से अपना पेशा तैयार किया है, और सेल्फ ड्रिवन औरतें। और उसमें सारी ये नॉच गर्ल्स आती थी, बाइयाँ आती थी, गाने वाली आती थी। सेकंड में आती थी शरीफ जादी, जो बड़े घरों की लड़कियां हैं, जो अच्छे घरों की लड़कियां हैं, जो पढ़ने लिखने जाती हैं। तो और जो उसके अलावा जो मर्चेंट्स के यहाँ और जो राजा रजवाड़ों के यहाँ की लड़कियां हैं, जिनका एक ख़ास तरीके का एक उनकी एक बॉर्न एंड ब्रॉट अप का मामला था, उनको कहा जाता था रईस जादी। तो रईस जादी, शरीफ जादी और माल जादी, ये 3 टर्म हैं ब्रिटिशर्स देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है मालजादी को। मैंने कैथरीन हैंसन का काम पढ़ा है, मैंने बहुत सारे गजेटियर में देखा है। ये लोग इनकम टैक्स पेयर थी उस ज़माने में, रेवेन्यू देती थी। और 2 तरह का रजिस्टर बना होता था। एक जो अफसर को आंख में धूल झोंकता था, जो एंट्री दिखाई जाती थी जब वो आते थे ऑडिट करने, कि साहब हमारे फलाने ग्राहक थे तो 2 रुपया दिया है हमको। और एक अंदर में जो महिलाओं के पास होता था, उसमें असली एंट्री होती थी कि साहब इसने हीरे के कंगन दिए हैं, इसने ज़मीन दी है, इसने 2000 रुपये दिए हैं। बाहर एंट्री 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये होती थी, क्योंकि उस हिसाब से वो दे आर द टैक्स पेयर्स। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब कहानियाँ मुझे बहुत लुभाती थी, और मुझे लगता था कि जब वो एक टर्मोइल पीरियड है, जब वो एक रेनेसा पीरियड है, जब भारतीय नवजागरण हो रहा है, जब उधर शांति निकेतन बन रहा है, इधर गांधी जी आ रहे हैं, इधर अंग्रेज देश छोड़ रहे हैं, उस समय इन गायिकाओं बाइयों का क्या मामला था, जिसमें हुस्ना बाई का मामला आता है, जिसमें इनका बेगम अख्तर साहिबा का मामला आता है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। जब गांधी जी ने जाके कहा कि आप घर घर की महिलाएं क्या कर सकती हैं हमारे लिए, आप कैसे इंस्पायर कर सकती हैं, तब आप लोग घरेलू लोकगीतों में गाइए और देश आज़ादी की बात करिए। तब वो गाना बना, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, जो ने साहब का पिया मोर नौकर, आग लगे साहब मर जाए रे, रेलिया बैरन। मतलब रेल लेके जा रही है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का नौकर है मेरा पति, तो वो ऐसे रो रही हैं। तो घर घरों में कैसे रिवोल्यूशन की बात हुई, ये सब मुझे बहुत लुभाता था सर। और फिर बेगम अख्तर के प्रेम के किस्से, उनके गाने के, उनकी महफिल के, उनकी आवाज़ के मामले, फिर मैंने काम किया वो। तो मुझे ये प्रिविलेज हासिल था कि मुझे कुछ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अपनी फैमिली से मिली थी। उनके जो महफिलें होती थी, उनके सट्टे जो एग्रीमेंट होते थे, कितने पैसे उनको मिलते थे, क्या होता था। और मैंने ये पढ़ा और ये मैंने जाना, जैसे आज की डेट में किसी भी लिटरेचर के व्यक्ति के लिए 4 बड़े लिटरेचर फेस्टिवल में होना, उसका एंडोर्समेंट है कि ही इज़ नाउ रिकॉग्नाइज एज ए राइटर। उस जमाने में
बड़ौदा राजघराने में जी। सियाजी राव गायकवाड़ सेकंड के रिजीम में जो जाके दशहरा और होली का दरबार गा देता था, वो इंडोर्स हो जाता था कि वो क्लासिकल म्यूजिशियन है। और अगर आपने पुराने फोटोज देखे हों जहाँ बड़े कलाकारों के यहाँ मेडल लगे हुए हैं, फयाज खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, ढेर सारे मेडल पहनते थे, वो मैक्सिमम बड़ौदा घराने इशू करते थे और उसके बाद कश्मीर ने और रामपुर ने और तमाम लोगों ने करने शुरू किए। बेगम अख्तर को यह प्रिविलेज हासिल था, बेगम अख्तर और सिद्धेश्वरी देवी को, अपने एपिटोम पे इन लेट 50s, 1950, 51, 52, 53 की बात कर रहा हूँ, इनाग्रेट अगर बेगम अख्तर करेंगी तो समापन सिद्धेश्वरी करेंगी, सिद्धेश्वरी अगर इनाग्रेट करेंगी तो बेगम अख्तर समापन करेंगी। और ओरछा रियासत उस समय बेगम अख्तर को 1000 चांदी का सिक्का, ट्रेन का फर्स्ट क्लास का किराया और 4 बनारसी साड़ियाँ सोने चांदी के काम का एज ए फीस देता था परफॉर्मेंस में। आज की डेट में 1000 सिल्वर कॉइन, 5 साड़ीज जो सोने चांदी के ओरिजिनल हैंड वोवन हो, जो आज जिसको हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, और आज जे क्लास का एयर टिकट, ये जोड़ करके आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आज किस कलाकार को मिलता है। ये वो 1950 में पाते थे। आपने संगीत सम्मेलन की बात की, और जहाँ तक अगर हम गलत नहीं हैं तो शायद गायकवाड़ साहब के ज़माने से ही मंच पर संगीत सभाओं का आरंभ शुरू हुआ। वहीं से हुआ, वहीं से बड़ौदा शुरू नहीं हुआ। शुरू किया, बड़ौदा ने शुरू बड़ौदा, किया। मैसूर, जी। कश्मीर, फिर छोटी छोटी जगहों पे शुरू शुरू हो हुआ। गया। और ये बताने बड़ी बात है कि ये तो राजा रजवाड़ों का था, क्योंकि रॉयल पेट्रोनेज था, जैसे आज सरकारी गवर्नमेंट पेट्रोनेज जी। होता है। कलकत्ता के, बनारस के, बॉम्बे के, लाहौर के, जब देश डिवाइड नहीं था, पुराने जो मर्चेंट्स थे, जो उनको उस जमाने के शुरफा लोग एलीट क्लास कहते थे, वो अपने घर में महफिलें करते थे, जिनको स्वेरीज कहते हैं। जी। तो उन लोगों ने भी बहुत पेट्रोनाइज किया। किलाचंद फैमिली होती थी बॉम्बे में, आज भी किलाचंद फैमिली का चौराहा बना हुआ है बॉम्बे में। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने म्यूज़िक को आगे बढ़ाया, पटना में आगे बढ़ाया, और फिर धीरे धीरे फिर वो पब्लिक मासेस में चला गया, जिसमें बहुत सारा योगदान बाद में AIR, दूरदर्शन करता है जब रेडियो स्टेशंस खुले। जी हाँ, क्योंकि पहला संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये सारे अखिल भारतीय कार्यक्रम 1950, 55 और 56 में शुरू हुए। संगीत का पहला कार्यक्रम पंडित रविशंकर के सितार वादन से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम शुरू हुआ। हमारा प्रश्न एक आधा उत्तर आपने दिया, आधे पर मैं और प्रश्न करना चाह रहा था कि जब आपने ओरछा घराने की भी बात की, तो वीर सिंह जी देव पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी पर पुरस्कार देना शुरू किया। देव पुरस्कार देना शुरू किया, और आप हिंदी को इतनी प्रखरता से और कविता के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, कला समीक्षाओं के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि इसकी रीच, इसकी पहुंच हिंदी के माध्यम से कितनी है? इसके लिए मैं रीच को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, न्यूज़पेपर्स को बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि आपने अपने घरों में क्या वातावरण बनाया है। जी। क्या किसी भी पढ़े लिखे घर में आज तमीज़ से हिंदी का न्यूज़पेपर खरीदा जाता है? क्या हम अपने बच्चों को इस बात के लिए इनकरेज करते हैं कि बेटा तुम्हें ये एक अखबार पढ़ना है, या ये अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ना है, या ये मैगज़ीन पढ़नी है, या हमें इस पे डिबेट करना है? स्कूल जो पढ़ा दे रहे हैं, या आप जो हाई सोसाइटी में दुनिया भर के कोर्सेज आप कर रहे हैं, या आज ऑनलाइन में पढ़ाई के लिए सबके पास अपना मैकबुक है, बड़े बच्चों के पास टेलीफोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो रील बनाते हैं, वो चीज़ें पढ़ते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हिंदी का, क्षमा चाहते हुए इस मंच से, हिंदी के बड़े पोस्ट पे पहुँचा हुआ प्रोफेसर, जिसकी जो बड़ी यूनिवर्सिटी में काम करता है, जिसकी लाखों की तनख्वाह है, वो कितना अपने बच्चे को रामचरितमानस या कबीर या गालिब पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप अपने घरों में अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दे रहे हैं, तो ये उम्मीद मत करिए कि वो पढ़ेंगे और उनकी रीच तक पहुंचेगा। मैं इसलिए बना कि मुझे घर में वो संस्कार दिया गया। मैंने अपने बचपन में आंखें खोली तो मैं थोड़ी सी एक पुरानी पीढ़ी का आदमी हूँ, अपनी मिड एज में चल रहा हूँ।
तो मैंने जी। साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, रविवार, इंडिया टुडे, पराग, नंदन, चंपक, चंदा मामा, माधुरी, फिल्म फेयर, क्षमा, कुछ छोड़ा नहीं है। जितने नाम आपने लिए और हैं आज अब तक शायद आधे से ज्यादा बंद हो चुकी हैं नहीं, पत्रिकाएं। सब बंद हो चुकी हैं, जी। सब बंद हो चुकी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी ग्रैंड मदर गाना गाती थी, अगर मेरे कमरे के बगल मेरी बुआ कुमार गंधर्व या मल्लिकार्जुन मंसूर को सुनती थी और मुझे उस पर हंसी आती थी, कुमार जी की एक स्टाइल पे, 8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा क्या समझेगा, तो मुझे बुला के उसकी तमीज़ सिखाई जाती थी कि नहीं बेटा, इसको ऐसे है, ये इसलिए ऐसा गाती हैं, ये स्टाइल है, ये घराना है, तुम इसको समझो। जब हमारी टीन एज थी तो हमें धीरे से टैगोर पकड़ाया गया, हमें प्रेमचंद पकड़ाया गया, हमने शिवानी जी को पढ़ा, हमने तमाम कुछ पढ़ा। और मैं कहता हूँ सब पढ़ो, सब सुनो, कंट्री संगीत भी सुनो, हिप हॉप जी, भी सुनो, जी। लेकिन जगजीत सिंह को भी सुनो, लेकिन फिर कुमार गंधर्व और मल्लिकार्जुन मंसूर और ओंकारनाथ ठाकुर भी सुनो, लता जी जी हाँ। भी सुनो, मुकेश भी सुनो, बाबा सहगल भी सुनो। जब सब में से गुजरोगे तो अपनी पसंद का, अपने मेयार का, अपनी फ्रीक्वेंसी की चीज़ पकड़ पाओगे। हम बहुत आसानी से समाज पे आक्षेप लगाते हैं, कहाँ जा रहा है, कहाँ कर रहा है। मैं लिखे बगैर रह नहीं सकता तो मैं किताब लिखता हूँ। मेरी पब्लिशर, मेरी छोटी बहन बैठी हैं, अदिति माहेश्वरी, आप इनसे इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मैंने किताब छपने के लिए कभी किताब नहीं लिखी। 2003 से मेरी किताब शुरू हुई गुलजार साहब की, 2023 में रिलीज़ होने जा रही। 20 साल, 14 साल में तो राम का वनवास पूरा हो जाता है। मुझे तो 14 से 6 साल और लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगा कि मुझे ये कहे बगैर मुक्ति नहीं है। लता जी की बायोग्राफी कहे बगैर मुक्ति नहीं है। बेगम अख्तर इसलिए लिख रहा हूँ कि बेगम अख्तर का वो पक्ष भी जानो कि जब अयोध्या राजघराने में आई और उनको 50 एकड़ का रकबा मेरे ग्रैंडफादर ने गिफ्ट किया, ये जी। ज़मीन तुम्हारी है बेगम, इसको ले जाओ, इसको रखो अपने नाम पे। हर ज़माने में ज़मीन की कीमत होती थी। 1948 में वो वापस आई और उन्होंने कहा मैं फैज़ाबाद छोड़ के, अयोध्या छोड़ के जा रही हूँ, राजा साहब आपकी ज़मीन वापस करने आई हूँ। अब देखिए एक बाई जी का करेक्टर। तो उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें दे चुका हूँ और मैं तो इसको रख नहीं सकता। तो बोली कि हुजूर आपने दिया, मैंने जोता बोया, उसमें आम के बाग थे, खाया पिया, अब मैं जा रही हूँ, मेरे काम का नहीं है तो आपके वापस करती हूँ। तो बोली कि आप नहीं लेना चाहते हैं, आप राजा साहब हैं, तो मैं आपकी बेटी को दे देती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने तो तुमसे ख्याल सीखा हुआ है, तुमसे 2-4 बंदिशें सीखी हुई हैं, तो तुम्हें तो गुरु दक्षिणा उसको देनी चाहिए, तुम तो नहीं दे सकती हो। तो बेगम साहिबा बहुत ज़हीन नेचर की थी। उन्होंने कहा मैं समझ गई, आप वापस नहीं करना चाहते, लेना चाहते, कोई बात नहीं। बिटिया को मैंने सिखाया दामाद पे किसी का हक नहीं होता, दामाद तो सबका मान होता है। और मेरी दादी की शादी हो चुकी थी, तो मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे उन्होंने ज़मीन वापस की। तो राजा साहब ने आखिर आज ही जाके पूछा वापस क्यों कर रही हो, इसको बेच लो। बोले मैं यही नहीं करना चाहती, क्योंकि जब फैज़ाबाद अयोध्या का इतिहास लिखा जाएगा कभी, और आप और मैं दोनों जिंदा नहीं होंगे, तो मैं ये नहीं चाहती कि लोग ये लिखें, हिस्टोरियन ये लिखें कि एक राजा ने तो अपनी इज्जत दिखाई, लेकिन एक बाई जी ने अपनी जात दिखा दी, उन्होंने बराबरी से हक नहीं अदा किया। तो मैं बराबर का सम्मान चाहती हूँ और मैं ज़मीन वापस करती हूँ। और अख्तरी बाई फैज़ाबादी बनाम डॉक्टर रमेंद्र मोहन मिश्र करके वो ज़मीन हमें वापस हुई। आज उस ज़मीन के हम ओहदेदार हैं, मालिक हैं, करोड़ों की ज़मीन है। मैं ये पक्ष उभारना चाहता था किताब में, इस पे क्यों नहीं बात होती। एक बाई जी ने डांस किया, एक गायिका ने गाना गाया, और उसको आपने तमाम तरह से उसके कोनोटेशंस उल्टे सीधे बनाए। उसको फिल्मों ने बहुत बेड़ा गर्क किया है। सिनेमा में नाचने गाने वालियों को या तो उनको अजीब से पेडेस्टल पे बिठाया या उनको बिल्कुल वैम्पिश दिखाया। ऐसा नहीं था। बेगम अख्तर ऐसी नहीं थी। उन्होंने एक विधा को, गज़ल जैसी विधा को शास्त्रीय विधा बनाकर इस्टेब्लिश किया, जिसके लिए अवार्ड दिया जाने लगा। संगीत नाटक में एक जॉनर बनाना पड़ा। तो उस गज़ल में शास्त्रीयता डाली, रागदारी डाली। ये बात कौन लिखता? ये बात यतीन्द्र मिश्रा लिखते, क्योंकि यतीन्द्र मिश्रा के घर की बात थी। कोई और लिखता तो सुनी सुनाई बात लिखता। तो मुझे लगा कि ये एस्पेक्ट भी आना चाहिए। तो जो आपने सवाल किया कि हिंदी में कहाँ जा रहा, अंग्रेजी में भी नहीं जा रहा है। ऐसा मत समझिए कि हिंदी में कूड़ा छप रहा है, अंग्रेजी में उसका 10 गुना कूड़ा छप रहा है। अच्छी ऑल ग्लिटर्स नॉट गोल्ड।
जो सब कुछ चमक रहा है वो सुनहरा नहीं होता, उसकी पैकेजिंग हो सकती है। तो जो एक कंटेंट जनरेटेड मामला है, आप अपने बच्चों तक, आप अपने स्टूडेंट तक, आप अपने पड़ोस में कितना ले जा रहे हैं। आपके दोस्त की बर्थडे पार्टी होती है, आप फ्लावर ले जाना पसंद करते हैं जो 4 घंटे बाद रुइन हो जाएगा और जिसका बुके मिनिमम 1000 रुपये का होगा। आप कोलोन ले जाएंगे, आप केक ले जाएंगे, आप मफलर ले जाएंगे, आप ब्ला ब्ला तमाम चीज़ें ले जाएंगे। आप एक किताब खरीद के नहीं गिफ्ट करने वाले। और अगर आप किताब खरीद के गिफ्ट भी कर दिए तो लेने वाले का भी मुंह बन जाता है कि इनको यही मिला था, यही मिला था ये देने दो के लिए। दो तौलिया या 4 रुमाल नहीं गिफ्ट कर सकते थे, ये कुछ और दे देते जो घर में काम आता। ये कुछ नहीं तो एक टी बैग ही ले आते, घर में 4 लोगों को चाय पिलाने काम आता। तो जब हम कंज्यूमर बन चुके हैं, जब हमको चाय की पत्ती और दूध और कॉफ़ी से आराम मिल रहा है, तो काहे को किताब और काहे को संगीत और काहे को ज्ञान। और कोई पूना लिटरेचर फेस्टिवल और कोई जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इस खाई को नहीं पाट सकता। मेरे गुरु थे कुंवर नारायण, उन्होंने कहा तुम लेखक क्यों बन रहे हो? मैंने कहा तो जवानी की उम्र थी, मैंने कहा मैं ये कर दूंगा, तबाही ला दूंगा। उन्होंने कहा चुपचाप बैठ जाओ, जो देश रामायण महाभारत और महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ के नहीं बदला, वो तुमरे करने से नहीं बदलने वाला है। तो मेरे वो गुब्बारे में से गैस निकल गई पूरा, तो मैं पिचक गया। मैंने कहा मैं फिर क्या करूं? बोले खुद को बदल सकते हो तो आओ लिटरेचर में। तो मैं खुद को बदलने आया हूँ, मैं खुद के लिए लिखने आया हूँ। मेरे लिखे से इन बच्चों में से, इनमें तमाम बैठे लोगों में से किसी एक को फ़र्क पड़ जाए, और भले वो मेरी किताब ना पढ़ें, वो दूसरे की पढ़ ले, तो मेरा आना सार्थक है, बाकी कुछ नहीं। मिश्र जी, यहाँ मैं आपको एक संदर्भ देना चाहता हूँ कि आप पर शोध कार्य करने वाली एक महिला यहाँ इस परिसर में उपस्थित है। तो ऐसा नहीं है कि अब काम नहीं हो रहा है या काम हो रहा है। शोध कार्य करने वाली को, अपने ऑब्जेक्ट को, और उस ऑब्जेक्ट को अपनी शोध कार्य करने वाली को एक विक्टिम के तौर पे देखना चाहिए। शोध कार्य हमारे हिंदी में बहुत लोगों पे हो रहे हैं जो कुंटलों के हिसाब से हो रहे हैं। आप पढ़े कितने जा रहे हैं, आप पहुंच कितना रहे हैं, आपको आत्मसात कितने लोग कर रहे हैं, आपके लेखन को पलट के कौन इंस्पायर हो रहा है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए हमारा नाव गाँव हो गया, हमारी शोध हो जाएगा, थोड़ा दिन और जिंदा रहेंगे। इन बच्चों से पूछिए इनको क्या पसंद है, ये क्या पढ़ना चाहते हैं, उस तरीके का कोई लिटरेचर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इनको दे रहे हैं। उत्तर आपने दिया है स्वयं कि यहाँ हमारा परिवार कहीं न कहीं इन्वॉल्व है, हमारा परिवार दोषी है। अगर हमारे परिवार से बच्चों तक नहीं जाता तो बात बड़ी मुश्किल होगी। और आपने अख्तर साहिबा की बात की और गुलजार साहब पर आपका सेशन ही है, वो भी मंच पर आ गई हैं, इसका मतलब है कि हमें अपनी बात को लपेटना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक वो भी अछूता पक्ष है जहाँ बेगम अख्तर साहिबा 50 अनाथ आश्रमों को आर्थिक मदद पहुँचाती थी। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो 50 अनाथ आश्रमों को। और गुलजार साहब की वाली बात है तो आप तो अभी सेशन में बात करेंगे ही। गुलजार साहब का ही कहना है कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते, उनको पढ़ना पड़ता है। और मैं 2 मिनट है ना, बस मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत ही विनम्रता के साथ जी, इसमें किसी पे कोई आक्षेप या ये ना माने, मैं उसका खुद विक्टिम हूँ, मैं खुद उसको भोगता हूँ। हर चीज़ आज ही हो जाए, हर लिखा आज ही मशहूर हो जाए, हर चीज़ की दुकान हो जाए, हर चीज़ पहुँच जाए, काहे को पहुँच जाए भाई? जो पहुँचनी होगी वही पहुँचने वाली है। ऊपर से भागीरथ गंगा बन के उतरी हैं, तमाम गरुण गंगाएं, आकाश गंगाएं, आपकी मंदाकिनी, अलकनंदा, सब मिलकर के गंगा बनती है। इन बच्चों के जीवन में क्या बह के आ रहा है, वो उस पानी के, उस दरिया के किनारे बैठे हैं कि कीचड़ भी आ रहा है, कंकड़ भी आ रहा है, हीरा मोती भी आ रहा है, एक कागज़ की नाव भी आ रही है, एक फूल भी बह के आ रहा है। इनको खुला छोड़ दीजिए कि अपनी डलिया में क्या चुनते हैं। ये उसमें से उस कश्ती को निकालते हैं, उसमें से फूल को निकालते हैं, उसमें से कांटे को निकालते हैं। जो चीज़ जहाँ पहुँचनी है वो वहाँ पहुँचेगी। सिर्फ हमें ये करना है कि अपने अपने दायित्व को निभाते हुए अपना अपना काम पूरा करके इस दुनिया से प्रस्थान करें। कला का, साहित्य का, संस्कृति का, विचार का कोई सत्य अंतिम सत्य नहीं होता। वो बहुत बड़ी गैलेक्सी का एक बहुत छोटा पार्ट है। आप उसमें अपना आंशिक सत्य मिलाते हैं। किसी ने लाभ ले लिया, मैंने भी बहुतों से लाभ ले लिया, जैसे बेगम अख्तर की इस कहानी से इंस्पायर हो गया। मेरे लिए एक बिल्कुल एक पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि एक बड़ी गायिका को इस तौर से भी देखना है।
तो मेरा जीवन सफल है। ये जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर किताब से, किसी पर्टिकुलर आदमी के आचरण से आप समझें, सीखें। फैलाइए, लोगों में अवेयरनेस करिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर बनाइए और उनको वो टूल पकड़ाइए। मैं दिल्ली में खान मार्केट में एक बाहरी संस दुकान है, मैं वहाँ खड़ा किताब खरीद रहा था। मुझे इतना अफसोस हुआ, एक बहुत बड़ी शोफर ड्रिवन कार से एक बहुत बड़ी महिला पुरुष उतरे, एक प्यारा सा बच्चा उतरा और वो दुकान में घुसा। अब वो अपनी मम्मी को इशारा कर रहा है कि ममा आई वांट दिस बुक। अब वो छोटी सी कोई कलरफुल किताब थी, रही होगी महंगी। मदर उनको टोक रही है, नो बेबी मैं तुम्हें घर चलो ये दे दूंगी वो दे दूंगी। मुझे इतना ख़राब लगा। आप खुद किताब की दुकान में आई हैं, आपका बच्चा एक किताब को देख के लुभा रहा, आप उसको खरीद के देना नहीं चाहते। आप कैसा समाज बना रहे हो? आपने खरीद दिया होता तो शायद उसका संस्कार बनता। 10 कार्टून की किताब पढ़ेगा तो एक जेन्युइन किताब भी अपनी उम्र में पढ़ेगा। तो ये करिए। और बाकी हर आदमी बहुत होशियार है, हर आदमी बहुत एक्सपोज्ड है, हर आदमी, मुझे खुद पता है, इतनी दुकानें लगी हैं, मैं अपने मतलब की किताब खरीद के ले जाने वाला हूँ। तो ये सब चक्कर में ना पड़िए। और बच्चों, जितने सेशन सुनना तुम लोग, मेरी एक सीख है, सुनना सबकी, करना अपने मन की। जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना, जो तुम्हें अच्छा ना लगे उसको यहीं इसी पंडाल में छोड़ के चले जाना। मिश्रा जी, हम पूछें बच्चों से उनको क्या पढ़ना है? आप पूछ रहे थे ना कि बच्चों से पूछना चाहिए। बिल्कुल, तो बच्चों से ये क्वेश्चन आ रहे है, तो मैं बच्चों से पूछती हूँ, आपको क्या पढ़ना है? कोई बताएगा? कोई भी क्या अच्छा लगता है पढ़ना? पर्सी जैक्सन पढ़ा है? जेके रॉलिंग पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ो खूब खूब। आपको अगर मैथोलॉजी पसंद तो आप अमर चित्र कथा सीरीज पढ़ो। अगर आपको फैंटेसी पढ़नी है अपने एज में तो चलिए, हाँ, तो इनको वो पढ़ाइए जिसमें से इनकी बात निकल के आए। वो हम विष्णु शर्मा का पंचतंत्र तब पढ़ा सकते हैं इनको जब पहले ये अमर चित्र कथा पढ़ें। एक बेस बनाना होगा इनके लिए। जी जी। और दिस इज क्वेश्चन आवर। एनीबडी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन? कोई प्रश्न करना चाहता है? मेरी हिंदी आप जितनी अच्छी नहीं है। हमारे ऊपर पीएचडी कौन कर रही हैं यहाँ पे? हाँ जी, कोई तो क्वेश्चन। अच्छा अच्छा जी। शी नीड्स अ माइक हियर। आपका शुभ नाम मैम? आपका शुभ नाम? एक मिनट। ओ, आप ही मुझे इतना परेशान करती थी, मैं आपको जवाब नहीं दे पाया। माफ़ी चाहूँगी सर। मेरा नाम सारिका मुंदड़ा। सारिका, बताइए बताइए। सर प्रश्न तो बहुत सारे हैं, अभी सिर्फ इतना जानना चाहूँगी क्योंकि अभी समय कम है कि आपने पंडित विद्यानिवास मिश्र जी से, कुंवर नारायण जी से, निर्मल वर्मा जी से आपने बहुत बड़ा, आपको सौभाग्य मिला कि आप उनसे कुछ सीख सके। तो आपका लेखन किस प्रकार उनकी से प्रभावित हुआ है? कहीं कुछ ऐसा? लेखन प्रभावित नहीं हुआ। लेखन प्रभावित होता तो खराब हो जाता, तो उसकी कॉपी हो जाता। ये जरूर सीखा कि क्या नहीं करना है। विद्यानिवास जी एक एक्सट्रीम एंड पे थे, निर्मल जी एक एक्सट्रीम एंड पे थे, कुंवर जी कहीं बैलेंस थे। मैंने ये तमीज़ जरूर सीखी कि कैसे अपने समय को बांटना है, कैसे अध्ययन करना है, कैसे पढ़ना है, बिना पढ़े किसी पर राय नहीं देना है, जजमेंटल नहीं होना है, अपने को मांझते रहना है। कोई आपके ऊपर कोई आके अभद्र टिप्पणी कर दे या आपको नकारात्मक बात कह दे तो उसमें विचलित नहीं होना है, सीखते रहना है। ये तमाम बड़े लोग थे, गुरु की तरह थे। इन लोगों ने बहुत सिखाया, टाइम मैनेजमेंट सिखाया, सीनियर्स की इज्जत करना सिखाया, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और कम से कम लिखने की प्रेरणा दी। ये सब सीखा। सर एक और प्रश्न। we will just let me just check if there is any other question before we come back. I will want to take that child's question. मैं भी आपको उत्तर के सवाल के जवाब। हाँ, आपको हम ज़रूर वापस आएंगे और वैसे भी आप उनसे वहाँ मिल सकते हैं। अब तो आपने पकड़ ही लिया उनको। And we'll come to you, Sanjeev. Let's have that kid. Good afternoon, sir. Sir, my name is Nausin Abid Ansari. I want to ask you that question. आपका फेवरेट मन पसंदीदा किताब कौन सी है? ये बहुत टफ है बेटा बताना। ये वैसे ही बताना बहुत टफ है कि जैसे आप अपना फेवरेट फूड एक कोई बता सकें या एक कोई फेवरेट सॉन्ग बता सके। बहुत सारी किताबें हैं, पता नहीं आपकी उम्र में आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं शुरू से बताऊं 5-10 किताबें ज़रूर नाम लूँगा।
रामचरितमानस राम कथा समझने के लिए, भगवत गीता, गांधी जी की आत्मकथा, उसके बाद निर्मल वर्मा की एक डायरी है धुन से उठती धुन, देन विद्यानिवास मिश्र की एक किताब है हिंदी की शब्द संपदा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक किताब है कबीर, वासुदेव शरण अग्रवाल की एक किताब है भारत सावित्री। पता नहीं आपने नाम भी नहीं सुने होंगे इनके, हाँ वो मुझे कम पसंद है। और फिर उसके बाद मुझे मराठी की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री थी दुर्गा खोटे, हिंदी की बड़ी अभिनेत्री हुई, उनकी ऑटोबायोग्राफी मी दुर्गा खोटे जो आई दुर्गा खोटे के नाम से मशहूर है। फिर कैथरीन हैंसन की एक किताब है स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिसमें तमाम सारे नाट्य धर्मियों पे बहुत सुंदर काम है। गालिब का दीवाने गालिब, अली सरदार जाफरी के किए हुए मीराबाई के ट्रांसलेशंस। मुझे भक्ति काल बहुत पसंद है, तो भक्ति काल की मैक्सिमम पोइट्री मुझे बहुत पसंद है। मुझे पॉलिटिकल लेखन बहुत पसंद है। अभी अशोका यूनिवर्सिटी में है विनय सीतापति, उन्होंने एक किताब लिखी है जुगलबंदी। इट्स अ बुक अबाउट द रिलेशन बिटवीन अटल बिहारी वाजपेयी एंड लाल कृष्ण आडवाणी। तो बहुत डिफरेंट जॉनर में किताबें पसंद हैं। फिल्मी आत्मकथाएं मुझे बहुत प्रेरित करती हैं। लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, तो उस पे काम मुझे कुछ बहुत पसंद है। गुरुदत्त साहब पे काम पसंद है। बलराज साहनी की आत्मकथा मुझे बहुत पसंद है। बहुत प्यारी सी किताब है इंदिरा जी को नेहरू जी के पत्र की, वो किताब पसंद है। एक तो चांद करके एक किताब है, वो मुझे बहुत पसंद है। और मैं सैकड़ों किताब गिना सकता हूँ। काफ़ी सारी किताबें, उनमें से कोई समझ आया? और मुझे अपनी किताबें नहीं अच्छी लगती, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे बैठ के कोई बड़ी बात कह रहा हूँ। मैं अपना काम जब तक करता हूँ तब तक मैं बहुत खुश रहता हूँ। जिस दिन वो प्रिंट होके आती है, देख के खुशी मिली, उसके बाद फिर मुझे उसका जिक्र करना अच्छा नहीं लगता। फिर मुझे लगता है छोड़ो यार, ये हो गया, दूसरे के काम की बात। क्रिएटिव प्रोसेस में ख़त्म हो गया। एक और क्वेश्चन संजीव, माइक प्लीज़। हेलो, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली कंप्लेंट है, कई सालों से मैं और मेरी वाइफ बहस करते आ रहे हैं कि वो शंकर जयकिशन का पक्ष रखती थी और मैं शैलेंद्र का, वर्ड्स वर्सेस म्यूजिक, एंड वी आर्ग्यूड सो मच, फॉट सो मच, एंड देन इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स यू टोटली डिस्ट्रॉयड दैट, सेइंग कि ये सब एक ही है। तो कन्फ्यूजन मुझ जैसे इंसान, आई एम अ वेरी वर्ड पर्सन और म्यूजिक मुझे इतनी समझ में नहीं आता, तो काइंड ऑफ थोड़ा मैंने डिस्ट्रॉय नहीं किया। मैंने ये कहा कि एक दौर वैसा था कि लिटरेचर, म्यूजिक सब अड़ोस पड़ोस में थे, रंगमंच, सारा कुछ, अभिनय। रामलीला उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बहुत ही कोलोकियल एस्पेक्ट पे अभिनय भी हो रहा है, म्यूजिक भी हो रहा है, डायलॉग भी हो रहा है। पारसी थिएटर की तरह तुम्हारा खून खून है, हमारा खून पानी, इस टाइप का रावण राम का डायलॉग होता था, सब दुनिया भर में होता था। तो मैं वो पोर्ट्रे कर रहा था। आपकी जो बात है, मैं अपने, चूँकि मैं राइटर हूँ तो उसका प्रिविलेज लूँगा। अगर फिल्म म्यूज़िक है तो रागदारी नहीं है, तो मैं बस की बात नहीं कह रहा हूँ। रागदारी तो आप सिर्फ नोम तोम आलाप, सिर्फ तराना पे राग को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक किसी बड़े राग का, वो यमन का या बिहाग का या भैरवी का सिर्फ तराना है, स्लैंग वर्ड्स के साथ भी है, तो आपको पूरा आस्वाद दे सकता है। जहाँ फिल्म म्यूज़िक की बात है, जहाँ सुगम संगीत की बात है, जहाँ गज़ल की बात है, वहाँ म्यूज़िक और इंटरल्यूड प्रील्यूड बाद में आता है, शब्द पहले आता है। अगर अच्छा शब्द नहीं है, अगर अमर शब्द नहीं है, गीत महान नहीं बन सकता। गीत बनेगा मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आप ऊलाला तू है मेरी फैंटेसी पे डांस कर सकते हैं। वो गाना अमर नहीं होने वाला, सॉरी टू से, क्योंकि उसका वर्ड वो टाइम एंड टेस्टिमनी पे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। लेकिन रसिक बलमा हाय दिल क्यों लगाया, मैं शैलेंद्र और जय किशन पे ही बात कर रहा हूँ। अगर रसिक बलमा नहीं लिखते, वो अगर वो इस तरह की बात नहीं करते, इस पार साजन उस पार धारे, या वो जो बहुत मशहूर गाना है श्री 420 का, एक्चुअली आए कौन दिशा से हम, जी, एक सीमा फिल्म का वो जी, भजन जी, है। जी। समय का तो मुझे लगता है कि वर्ड सुप्रीम है, शब्द पहले हैं, म्यूजिक बाद में है, राग बाद में है। भक्ति काल की कविता भी इसीलिए मशहूर है, ख्याल में इसीलिए मशहूर है कि आप गाते हैं मीराबाई को, तुलसीदास को, तभी वो जा कर के उसमें बनता है। शब्द की सत्ता रहेगी।
थैंक यू। मिश्र जी की बात पर मैं इतना जोड़ दूं कि शैलेंद्र का ही गीत था, क्योंकि संगीत और शब्द की बात की है, आपका प्रश्न भी उससे रिलेटेड था कि रातों दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। इसे बदलने के लिए जब म्यूजिशियन ने कहा तो शैलेंद्र ने कहा कि मैं दूसरा गीत लिखूंगा लेकिन शब्द एक भी नहीं बदलूंगा, क्योंकि वो अटक रहे थे कि रातों दसों दिशाओं से। लेकिन देखिए आप कि किस तरह की धुन बनी है। तो शब्दों की अपनी लय होती है, शब्दों का अपना संगीत होता है जो उस लय के बीच से बजता है। और ओपी नैयर ने यह कहा था कि जब तक बेहतर गीत नहीं होगा अच्छी धुन नहीं बन सकती। आपकी बात में एक ध्वनि ये समाई हुई है कि अमर कौन सा चीज होती है, तो अमर मुझे लगता है कि शब्द कराते हैं। मिश्रा अगर जी। शब्द अच्छे नहीं है तो संगीत कुछ नहीं कर पाता। अभी हम